हेलो फ्रेंड्स, सीआईबी स्पेस में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। अब देखो, स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय पॉलिसी से। एम्प्लॉय पॉलिसी इसेंशियल, बेसिकली क्या है? एम्प्लॉय पॉलिसी एक इसेंशियल गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए। एम्प्लॉय पॉलिसी हमेशा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉय को पता चले एग्जैक्टली एम्प्लॉय से मैनेजमेंट को क्या एक्सपेक्टेड है। एम्प्लॉय पॉलिसी हमेशा फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का काम करती है, राइट? फेवरेटिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन दोनों को कम करने का काम करती है। एम्प्लॉय पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का भी काम करती है, राइट? कैसे? पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को फोस्टर करके। एम्प्लॉय पॉलिसी एडेप्टिव होनी चाहिए। एडेप्टिव मतलब क्या? ये चेंजिंग कल्चर में चेंजिंग एडेप्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। डायनामिक होनी चाहिए मतलब क्या? सिंपली अगर कोई चेंजेस हैं तो वो एम्प्लॉय पॉलिसी में इमीडिएटली चेंज होना चाहिए। मतलब क्या? एम्प्लॉय पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, वो एडेप्टिव होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स वो इन्फ्लुएंस होते हैं वेरियस फैक्टर से। जैसे कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी में एजुकेशन, कौन से एजुकेशन की एम्प्लॉयज़ है, एजुकेशन लेवल क्या है एम्प्लॉयज़ का, तो ये सब फैक्टर है। इससे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और पॉलिसी जो है, कंपनी की पॉलिसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एम्प्लॉय पॉलिसी डायरेक्शन देती है, फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को कम करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, और हमेशा ये वर्क इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी लाती है, राइट? तो इस तरह से एम्प्लॉय पॉलिसी जो है वो एडेप्टिव होनी चाहिए। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? आपके पास क्या स्किल है, नॉलेज है, क्या एट्रीब्यूट्स आपके हैं, क्या मोटिवेशन लेवल है, क्या एफर्ट्स आप दे रहे हो, ये सब को, ये एज ए इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का स्किल, नॉलेज, एट्रीब्यूट, मोटिवेशन लेवल, इस सब को मिला के हम कहेंगे ये सब क्या है? बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल मतलब सिंपली एम्प्लॉय के पास स्किल, नॉलेज, एट्रीब्यूट, मोटिवेशन या फिर जो भी है वो सब मिला के ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल शेयर किया जा सकता है और टेम्पररी रेंट भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्रू और फॉल्स में पूछे जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल कैन बी शेयर्ड और रेंटेड टेम्पररी, ट्रू और फॉल्स। तो हमेशा ये ट्रू स्टेटमेंट है, याद रखना। लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस इज कलेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जैसे कि कंपिटेंसी है स्टाफ की, नॉलेज है, स्किल है, ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो कलेक्टिवली उसकी वैल्यू मतलब क्या? ह्यूमन कैपिटल, राइट? अब देखो, समझते हैं ह्यूमन वेल्थ जो है वो बेसिकली 3 ईरा में हम डिवाइड करेंगे: अर्गेरियन ईरा, इंडस्ट्रियल ईरा और नॉलेज ईरा। अर्गेरियन ईरा मतलब सिंपली इस ईरा में जो वेल्थ है वो नेचुरल सराउंडिंग से डिराइव किया गया था। और इंडस्ट्रियल ईरा में मशीनरी और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों का यूज करके वेल्थ डेवलप की गई। और नॉलेज ईरा में ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल से वेल्थ डिराइव की जाती है, राइट? इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स ने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल एक कंपटीशन का बेस है, राइट? ह्यूमन कैपिटल जो है वो कंपटीशन का बेस है और फ्यूचर सक्सेस जो है वो एजुकेशन सिस्टम से लिंक है, ऐसा बिल गेट्स ने कहा था। और एलन सीवर ने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल शुड बी मैनेज्ड सिमिलरली टू द फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट। जिस तरह से हम अपना फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट मैनेज करते हैं, उसी तरह से हमने ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना चाहिए ताकि हम फोकस करें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पे और रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। ये कहा था एलन सीवर ने। ओके, अब समझते हैं। देखो, इमेज के थ्रू आपको इजीली और अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। देखो, अर्जरियन ईरा में हुआ क्या था? जो वेल्थ है वो नेचुरल रिसोर्सेज से हमने डिराइव किया था। इंडस्ट्रियल ईरा जब आया तब नेचुरल वेल्थ, मशीनरी और नेचुरल रिसोर्स से डिराइव किया गया। और नॉलेज ईरा में ऑब्वियसली ब्रेन, राइट? मतलब ह्यूमन कैपिटल से हम वेल्थ डिराइव करते हैं। बिल गेट्स ने कहा था ह्यूमन कैपिटल जो है वो कंपटीशन का बेस है। और एलन सीवर ने कहा था कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसे सिमिलर फिनेंशियल और फिजिकल एसेट की तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ओके, ये था कुछ पर्सपेक्टिव, ईजी है। अब समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है? बेसिकली कॉस्ट मेजर करता है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को हायर किया तो उसके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपिंग द एम्प्लॉय, इन सब में ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा आएगा वो नोट करेगा। इसके बाद वो आदमी जब बैंक में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो कितनी इकोनॉमिक वैल्यू वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करेगा, राइट? मतलब कितना कॉस्ट आया, कितना वैल्यू उसने ऐड किया। और लास्टली अगर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते चला जाता है तो कितना लॉस बैंक को होगा, राइट? तो आने के बाद कितना खर्चा हुआ, उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, और जाने के टाइम वो कितना वैल्यू, मतलब बेसिकली लॉस ऑर्गेनाइजेशन को होगा। ये सब फैक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, राइट? अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेसिकली
ऑपरेशनल इफिशियंसी लिंक है, मतलब ज़्यादा काम आदमी कर रहा है, ज़्यादा इफिशियंटली कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ह्यूमन कैपिटल में जो वैल्यू होगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में वो ज़्यादा होगा, राइट। इफेक्टिव EMIS बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन अकाउंटिंग की, राइट, ताकि हम हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें काउंट कर सके। कंपिटेंसी की अगर बात करें, जैसे कि स्किल है, नॉलेज है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये कंपिटेंसी वाइज ह्यूमन कैपिटल का वैल्यूएशन वेरी होता है। और कुछ सॉफ्टवेयर भी अभी अभी मार्केट में आ रहे हैं, राइट, ताकि वो अपनी कंपिटेंसी को मैप करके ह्यूमन एसेट का वैल्यूएशन कर पाएँ, राइट। वो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेटली ह्यूमन वैल्यूएशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट। ओके, अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्लॉय इनटू प्रोडक्टिव एसेट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का भी फोकस है कि जस्ट हायरिंग नहीं करनी है, राइट, तो एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करना है ताकि उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटी अपग्रेड हो सके। ओल्ड आइडिया क्या था कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो जो हमारा काम कर सके, मतलब फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द जॉब, ये पहले ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब नया आइडिया क्या है, एम्प्लॉय को हायर करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो एक वैल्यूएबल रिसोर्स में, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवली। मतलब क्या, पहले सिर्फ अच्छा था, ऐसा था कि राइट पीपल को हायर करो, राइट। अब क्या है, जो हायर किया उसको राइट बनाओ ताकि वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके, राइट। अब देखो, पुअर अगर लीडरशिप है तो ऑब्वियसली लो प्रॉफिट होगा और बैंक या ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। लीडरशिप जो है वो अडेप्टिव होनी चाहिए, राइट। और न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज़ के साथ तो ऑब्वियसली उनको अडेप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज़ है, राइट, जेनजी, राइट, मिलेनियल, उनको फ्रीडम चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनको फ्लेक्सिबल चाहिए, राइट। सो लीडर को मेंटोरिंग अप्रोच रखना जरूरी है। लीडर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनियस वर्कप्लेस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कंपनीज एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, बोथ सॉफ्ट स्किल या फिर टेक्निकल स्किल, दोनों की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो, टेनेनबम और स्किमिट, इन दोनों ने बेसिकली हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ये डिस्कस किया कि मैनेजर किस तरह से अपना लीडरशिप स्टाइल, बैलेंसिंग अथॉरिटी और टीम ऑटोनॉमी डिसाइड करते हैं, राइट। सो बेसिकली टेनम्बम और स्किमिट, इन दोनों ने ये बेसिकली डिस्कस किया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में कि मैनेजर किस तरह से अपनी लीडरशिप स्टाइल, बैलेंसिंग अथॉरिटी और ऑटोनॉमी चूज करते हैं। अब देखते हैं एक मॉडल, टेनम्बम और स्किमिट लीडरशिप मॉडल। ये मॉडल बेसिकली 1958 में आया था। यहाँ पे 7 मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बताया गया है, राइट। मतलब क्या, कितनी अथॉरिटी आप एम्प्लॉय को दोगे और कितना फ्रीडम दोगे। देखो, यहाँ पे सिंपल स्टेज है, 7 स्टेजेस है यहाँ पे, राइट। सबसे पहली स्टेज आती है यहाँ पे टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट और एडुकेट, ये 7 स्टेजेस है। यहाँ पे जिस तरह से मैनेजर अपनी अथॉरिटी को कम करता है और ज़्यादा उस तरह से एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलता है, तो जिस ज़्यादा फ्रीडम मिलने पे ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, जितना आप एम्प्लॉय को फ्रीडम दोगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे कि मैनेजर ने स्टार्टिंग में बस टेल किया, उसके बाद सेल किया, मतलब क्या, थोड़ा फ्रीडम बढ़ाया। जिस तरह से फ्रीडम बढ़ता है उस तरह से क्या बढ़ती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। मतलब ये बेसिकली अथॉरिटी, राइट, और फ्रीडम, इस बारे में ये मॉडल है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टार्टिंग में मान लो मैनेजर को ज़्यादा अथॉरिटी और फ्रीडम कम दिया, राइट, लेकिन एंड तक जो अब्डिकेट स्टेज है, यहाँ पे फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा दिया, राइट, और अथॉरिटी मतलब ऑर्डर बहुत कम किए, राइट। मतलब ये 7 स्टेजेस है, राइट। ये मॉडल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, राइट। सो टेनेनबम और स्किमिट जो मॉडल था उसमें 7 स्टेजेस, एटलीस्ट ये याद रखना कि इसमें 7 स्टेजेस ही। कौन कौन सी स्टेजेस है, टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट और अब्डिकेट। अब्डिकेट स्टेज में सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, तो टेल स्टेज में सबसे कम फ्रीडम एम्प्लॉय को मिलता है, राइट, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली टेल में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होंगी, और सबसे कम अथॉरिटी कहाँ पे होगी, सबसे कम होगी आपकी अब्डिकेट में, राइट, ध्यान में रखना। ओके, अब समझते हैं HRM और मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा, राइट, इस वजह से ऑब्वियसली मैक्सिमम बिजनेस को रीशेप करना पड़ा, राइट। सो इस तरह से अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना है, राइट, फ्यूचर थ्रेट्स मतलब क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, और इस चुनौतियों को एडवांटेजेस में अगर बदलना है तो हमें HRM और मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, राइट। जो अपॉर्चुनिटी को समझेगा, थ्रेट्स को, चैलेंजेस को अपनी एडवांटेजेस में बदलेगा, वही आगे जाके सक्सेस होगा, राइट। लेकिन अगर आपने चेंजेस को इग्नोर किया, आप स्टेटस को रहे, राइट, जैसे कि आपने कोई चेंजेस लाए ही नहीं, फॉर एग्जांपल नोकिया कंपनी है, राइट, या फिर कोडैक कैमरा, ये इन्होंने कुछ चेंजेस लाए ही नहीं, इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने चेंज किया नहीं, स्टेटस को रहे, इसलिए वो कंपनी अभी बहुत
डाउन है, राइट। मतलब ये डिजास्टर्स हो सकता है अगर आपने स्ट्रेस को किया। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन्वॉल्व करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, फिजिकल सेटिंग हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसे हम कहेंगे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ईजी है। आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें तो देखो, आउटसोर्सिंग यूएस और यूरोपियन बिजनेसेस अपनी जॉब को आउटसोर्स करें, इंडिया के लोग वहाँ वहाँ पे जॉब कर दें। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है, जैसे कि इंटरनेट की वजह से ये बेसिकली पॉसिबल है कि जो कंपनी यूरोप यूएसए में है वो इंडियन कंपनीज को जॉब दे रही है, आउटसोर्स कर रही है, राइट। सो आउटसोर्सिंग टास्क मेनली कॉल सेंटर्स में होती है, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में भी आउटसोर्सिंग होता है, लीगल ट्रांसक्रिप्शन में होता है, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड की स्कैनिंग में। ये सब जो आउटसोर्स जॉब है ईजी है, राइट। ये बहुत कॉमन है। आपका कोई फ्रेंड अगर बीपीओ में काम कर रहा है तो वो आउटसोर्सिंग जॉब है, राइट। बीपीओ में तो बहुत कम है, आउटसोर्सिंग ईजी है। अब समझते हैं इंडियन एचआरएम इन ट्रांजिशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या कि बिजनेस का जो ओरिएंटेशन था वो चेंज हुआ, राइट। सो स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। देखो, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बिजनेसेस चेंज हुए, स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, राइट। सो डिमांड हो गई कि रीजनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जॉब हायर एजुकेशन एम्प्लॉय को होना चाहिए, जॉब स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। उसके बाद की सेक्टर्स है, जैसे कि सॉफ्टवेयर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बायोटेक सेक्टर है, ये सेक्टर ने अपने अंदर स्ट्रैटेजिक एचआरएम को इम्प्लीमेंट किया, राइट। और इस स्ट्रैटेजिक एचआरएम का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इस तरह से आप मैनेज करना है ताकि बिजनेस की जो गोल्स और स्ट्रैटेजी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के गोल्स स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन हो जाए, राइट। सो ये होने के बाद नॉलेज कंपनी जो है वो बन गई नॉलेज हब। कंपनी आज की डेट में कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, नॉलेज हब है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल वेल्थ का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो फ्यूचर एचआरएम ट्रेंड्स में क्या होंगे? जैसे कि टीम वर्क है, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस है, ये फ्यूचर ट्रेंड्स होने वाले एचआरएम इंडिया के एचआरएम में, राइट। सो सिंपल है, इंडियन एचआरएम किस तरह से बदल रहा है। देखो, जैसे 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 ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली इंडियन कंपनी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू अब उनको समझ में आ रही है, राइट। तो इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि सॉफ्टवेयर है, फार्मा है, बायोटेक है, राइट, वो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। ये मेन सेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, राइट। फार्मा है, बायोटेक है। इसके अलावा इंडियन कंपनी अब सिर्फ कंपनी नहीं रही, वो एक नॉलेज हब बन चुकी है। यही ट्रेंड होगा इंडियन एचआरएम में, राइट। अब समझते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन सब देखो, रोल क्लियर है। सबसे पहले क्या था, बिगिनिंग में इंडिया में जो इंडस्ट्री आ रही थी, राइट, तब ट्रेड यूनियंस थी, पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, कंपनीज में भी लेबर लॉज पे फोकस था, राइट। तो यूनियन आई थी, यूनियन का यहाँ पे राइज हुआ, राइट। मतलब क्या, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल ईरा में यूनियन थी और मैनेजमेंट था और रूल्स थे, बस इतना ही था। लेकिन अब क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब कंपनी मॉडर्न बन रही है, तो कंपनीज को भी मॉडर्न एचआरएम अप्रोच को यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो जो कंपनीज है आज की जनरेशन में वो पीपल सेंट्रिक हो रही है, टैलेंट मैनेजमेंट भी कंपनी में हो रहा है और लर्निंग और डेवलपमेंट को भी कंपनी में चांस दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी बढ़ा है। तो ये सब क्या है, ये मॉडर्न एचआरएम का पार्ट है। ट्रेडिशनल क्या था, सिर्फ कंपनी है, वर्कर अपना काम करेंगे, वर्कर को सैलरी नहीं मिला तो वो स्ट्राइक करेंगे, राइट। सो ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट की कोई बात यहाँ पे हो नहीं रही थी, सिर्फ एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात हो रही थी, राइट। यहाँ पे मॉडर्न एचआरएम में एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब ये हुआ इवोल्यूशन। अब इस रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, राइट। इसके बाद सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिला, जैसे कि बैंकिंग है, आईटी है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बढ़ी। ये मेन रीज़न थे ये चेंजेस ड्राइव करने के, राइट। सो जो इंडस्ट्रियल एरा था वहाँ पे चैलेंजेस क्या थी, एट्रिशन रेट ज़्यादा था, राइट। जैसे कि बीपीओ में 25% है, डिमांडिंग वर्क कल्चर और लॉन्ग आवर, ये था ट्रेडिशनल। अब क्या है, अब न्यू स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ है यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है उनका, वो ओपन रहना चाहते हैं, यूनियनिज्म थोड़ा कम हुआ है आईटीज़ में, न्यू जनरेशन बैंक्स में, राइट। डायनेमिक स्ट्रैटेजी रिटेंशन के लिए डायनेमिक स्ट्रैटेजी है, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और मेरिट बेस्ड सिस्टम है, राइट। पहले क्या था, सीनियरिटी मॉडल था, अब क्या है, मेरिट बेस्ड सिस्टम। ये बेसिकली शिफ्ट है इंडियन इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू दी मॉडर्न एचआरएम, राइट। अब समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम इन इंडिया। देखो, एचआरएम इन इंडिया सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट था, मतलब ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए। अब वो हो चुका है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, राइट। ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है अभी भी स्टिल इंडियन इंडस्ट्री में फॉलो की जाती है, जैसे कि रिजर्वेशन है, राइट। फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो बाय लॉ हमें फॉलो करना ही है, राइट। सो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाता है। अब समझते हैं कि एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ईजी है, देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या प्रैक्टिस है,
राइट। ये ऑब्जर्व किया गया कि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो फॉर्मली डिफाइन वर्क कर रहे हैं, राइट, वेरी हाई, मतलब उनको जो काम है वो स्ट्रक्चर्ड है, उतना ही वो काम करेंगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है उतना ही करेंगे, उसके अलग नहीं। रिक्रूटमेंट के बारे में क्या है, फॉर्मल लेबर मार्केट से रिक्रूटमेंट होती है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गई, जैसे कि कैंपसेस से, या फिर प्लेसमेंट एजेंसी है, इंटरनेट प्रिंट मीडिया का यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट दे के रिक्रूटमेंट होता है। कंपेंसेशन की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी है और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि बैंक्स में, राइट, और बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत खराब है, पुअरली एस्टैब्लिश्ड है, रिकग्निशन नहीं मिलता है स्किल्ड और हाई वैल्यू ग्रोथ एम्प्लॉइज को। मतलब क्या, इंपॉर्टेंस फॉर स्किल और वैल्यू ग्रोथ के लिए बहुत कम है। आप कितना अच्छा काम करो इससे ज़्यादा मतलब नहीं, आपकी सीनियरिटी, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं बैंक्स में, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्राइजल की अगर बात करें, ये सब ऑब्जर्वेशन है, राइट। परफॉर्मेंस अप्राइजल की बात करें तो फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्राइजल को बहुत कम कवरेज मिलता है, राइट, और इनफॉर्मल जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, बिहेवियर, ये सब। फॉर्मल एम्प्लॉय बेनिफिट को बहुत फ्यू एम्प्लॉय विल गेटिंग बेनिफिट एंड लिंक टू दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या, जैसे PLI ये जस्ट अब स्टार्ट हुआ है, राइट। प्रमोशन और रिवार्ड की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है और मेरिट बेस्ड प्रमोशन कंपेटिटिव मतलब प्राइवेट सेक्टर में होता है। करियर प्लानिंग की अगर बात करें तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है, राइट, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में स्टेबिलिटी है, प्रोग्रेशन है। एक्सेप्टेंस ऑफ VRS जो है वो हाई परफॉर्मिंग स्टाफ में ज़्यादा है। क्रॉस फंक्शनल करियर पाथ ये बहुत अनकॉमन है, राइट, जैसे कि आप HR में हो और सीधे उठ के आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ये बहुत अनकॉमन है। जेंडर इक्विटी की बात करें तो कोर्ट ऑर्डर से, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से, और या फिर कोई रूल्स बनाए हैं लेजिस्लेटिव या फिर पार्लियामेंट में, तो इस वजह से हमें जेंडर इक्विटी को हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। लैक ऑफ स्ट्रैटेजी और विजन क्लियर नहीं है, राइट, जेंडर इक्विटी के बारे में। रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है 15% SC, 7.5% ST और 27% फॉर OBC, ये रिजर्वेशन है, लेकिन स्टेट लेवल पे या फिर हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन HRM। देखो, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, बिजनेसेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेसिकली चैलेंजेस भी आए, जैसे कि अनफेमिलियर लॉ है, लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दो मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, ये कंट्री में अलग प्रैक्टिस, वो कंट्री में अलग प्रैक्टिस, अनफेमिलियर, ये सब प्रॉब्लम्स बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आए। वर्कफोर्स के लिए क्या चैलेंज है, ड्यूअल करियर कपल। ड्यूअल करियर मतलब क्या, दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा, तो ये बेसिकली एक चैलेंज है, राइट। डिमिनिशिंग लॉयल्टी, ज़्यादा सैलरी मिला तो भाई उस तरफ निकलो, कोई लॉयल्टी नहीं है, राइट। एम्प्लॉय डेमोग्राफिक, तो हो सकता है सीनियर एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगे, राइट। इसके अलावा इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस और कंपेंसेशन, मतलब क्या, अब जो नए जेंजी आ रहे हैं उनको फ्रीडम चाहिए भाई काम करने में, राइट, और उनको सैलरी चाहिए ज़्यादा, ऑपरेशनल फ्रीडम, राइट। ये सब क्या है, ये कंटेम्प्रेरी इशू है इंडियन HR में, राइट। सो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो चैलेंजेस बढ़े, जैसे कि अनफेमिलियर लॉ है, लैंग्वेज बैरियर है, या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस है। अब समझते हैं कि आगे कौन कौन से इश्यूज है। देखो, ट्रेडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट लूजिंग अपील, मतलब इसकी बायपार्टा सेटलमेंट है। जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनको बायपार्टा सेटलमेंट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको लगता है कि भाई मुझे बायपार्टा नहीं, मुझे परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, राइट। तो HR को ऑब्वियसली हायरिंग, ट्रेनिंग, रेमुनरेशन, मोटिवेशन, इन सब में इवोल्यूशन करने की जरूरत है। ट्रेड यूनियन का जो इंपॉर्टेंस है वो आजकल के जो नौजवान हैं, न्यू जेनजी, उनमें थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो इसलिए HR को फ्रंट में आके एम्प्लॉय के प्रॉब्लम्स के लिए आगे आना चाहिए, राइट, रीनेगोशिएट करना चाहिए। HR मैनेजर ने फोकस करना चाहिए सस्टेनेबल पीपल डेवलपमेंट, जैसे HR जो है वो बॉस नहीं है, वो पीपल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वो बॉसिंग HR ने नहीं करनी चाहिए, राइट। और वुमेन वर्कफोर्स का मतलब जेंडर इक्विटी होनी चाहिए, वुमेंस को भी इक्वल चांस देना चाहिए। इसके अलावा जो न्यू एम्प्लॉई है वो अगर लॉयल, आपको लगता है कि कंपनी के साथ वो लॉयल रहे, तो उनको सफिशिएंट सैलरी देनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई होकर अपना जॉब करें, राइट। ये कुछ इशू है इंडियन HRM में। अब समझते हैं मून लाइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मून लाइटिंग मतलब क्या, सेकंड जॉब लेना, मतलब मल्टीपल वर्क असाइनमेंट लेना इन एडिशन टू द फुल टाइम जॉब। मतलब क्या, ऑलरेडी आपके पास एक जॉब है, आप एक साइड जॉब कर रहे हैं, मतलब आप मून लाइटिंग कर रहे हो, राइट। ये बेसिकली IT इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया तब ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, इसे हम ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, ईजी है। ये बेसिकली आपके डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है, प्रोडक्टिविटी को कम करता है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को कम करता है, इस तरह से कंपनी का कहना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा डिक्रीज प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को लोअर करता है।
बेसिकली कुछ कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया क्योंकि वो मून लाइटिंग करते थे, और कुछ कंपनी ने सिर्फ वार्निंग इशू की, बोला कि ये अनइथिकल है, राइट। ईजी है, मून लाइटिंग का मतलब सिर्फ समझो 2 जॉब करना एट अ टाइम, राइट। पीएम, एचआरडी और एचआरएम क्या होता है? पीएम मतलब पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट इनएक्ट हुआ तो ये मैंडेटरी था कि हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक वेलफेयर ऑफिसर रखे ताकि वो एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर एक्टिविटी कंडक्ट करे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर, बेसिकली ये एक लीगल फ्रेमवर्क था ताकि बार्गेनिंग प्रोसेस हो सके मैनेजमेंट और यूनियन में। जैसे कि हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वजह से ही हमारा बाइपेट्राइट सेटलमेंट साइन होता है, राइट। सो मैनेजमेंट और यूनियन में बार्गेनिंग होती है, फिर एग्रीमेंट होता है फाइनल। ये बेसिकली जो बार्गेनिंग थी उसी से ही बैंक्स पर्सनल डिपार्टमेंट बने, राइट। जो कुछ फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैकग्रेगर है, मैकलेलैंड है, हर्सबर्ग है, आर्गिडिस है, राइट। तो उन्होंने बेसिकली जो थेरीज दी थी उन थेरीज में से, राइट, जॉब कंपोनेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन और अचीवमेंट, ये इसका मीनिंग मतलब क्या, मीनिंग फॉर वर्क मतलब आपको काम करने का मीनिंग क्या है, जॉब कंपोनेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन और अचीवमेंट, ये बेसिकली उन थेरीज से पता चला। और ये जो थेरीज थी मैकग्रेगर, मैकलेलैंड, हर्सबर्ग और आर्गिडिस की, उस थेरी से, वो थेरी बेसिस थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, राइट। इन्होंने, इस थेरीज ने बेसिकली एक बेसिस बनाया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब देखो, बैंकिंग की अगर हम बात करें तो हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे पर्सनल डिपार्टमेंट से एचआर में, क्योंकि हमारे एचआर तो बहुत पहले बहुत खराब थे, राइट। अब एचआर थोड़ा अच्छी हो रहे हैं, मतलब क्या, वो सपोर्टिव बन रहे हैं। सबसे पहले पीएम था, पीएम मतलब क्या, पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट था, पेरोल और रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब क्या, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, जैसे कि ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय को मैनेज करने की बात हुई है, हायरिंग से लेकर कंपेंसेशन पूरा, राइट। सो सबसे पहले था लेबर मैनेजमेंट, उसके बाद आया पर्सनल मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये हम लेटेस्ट में है, राइट। सो इस तरह से जर्नी हुई है हमारी लेबर मैनेजमेंट से ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट तक। अच्छा है, राइट। अब समझते हैं रिस्पॉन्सिबल एरिया। एचआर हेड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। ट्रेडिशनल एचआर अप्रोच, सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग, मतलब वो फ्यूचर मैन पावर कितनी लगेगी, क्या स्किल्स लगेंगे स्टाफ को, वो प्लान करना है। उसके बाद है स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या, प्रॉपर स्टाफ और आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, राइट, ताकि आप आने वाले चैलेंजेस को काउंटर कर सके। नेक्स्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मतलब क्या, जैसे कि कॉस्ट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट इफेक्टिव और मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड, राइट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए। फिर एचआर हेड का रोल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब क्या, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश होना चाहिए, राइट, ताकि हम इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के गोल अचीव कर सके। एम्प्लॉय रिवार्ड मतलब क्या, ऑब्वियसली प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हुए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और फिर फिक्स कॉस्ट को कम करना है और परफॉर्मेंस कॉस्ट को बढ़ाना है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, राइट। मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड डिसिप्लिन, ऑब्वियसली एचआर हेड का ये भी काम है ट्रेडिशनली कि वर्क लाइफ डिसिप्लिन मेंटेन करे, राइट। ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो कौन कौन से काम है, सिंपल है, प्लानिंग, स्टाफिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिवार्ड और मेंटेनिंग द वर्क लाइफ बैलेंस डिसिप्लिन। ओके, वर्क लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए, ओके। उसके बाद ये देखो, ये कुछ ईजी है, आप समझ लेना, राइट। इमेज से ज़्यादा इजीली आपका विजुअल अपील बढ़ता है, राइट, तो इजीली समझ में आता है। एचआर हेड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग करना, राइट, जैसे कि टैलेंट रिक्रूटमेंट है। स्टाफिंग करना मतलब एम्प्लॉय के बारे में किसको कहाँ ट्रांसफर देनी है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ई लर्निंग है, विजुअल रिकॉग्निशन है, मतलब किस तरह से आप ट्रेनिंग दे सकते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, राइट, तो कैसे टूल्स होने चाहिए, किससे हम परफॉर्मेंस मेजर कर सके। एम्प्लॉय रिवार्ड से, राइट, थोड़ा एम्प्लॉय को रिवार्ड दे दो, पोस्ट दे दो ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करे। फिर मेंटेन क्वालिटी लाइफ एंड द डिसिप्लिन, राइट। अब समझते हैं रोल नीड टू बी ओन एंड परफॉर्म बाय एचआर हेड। एचआर हेड ने कौन कौन से रोल करने चाहिए। एचआर हेड ने टैलेंट एक्विजिशन फंक्शन, मतलब क्या, सिंपली हायरिंग करना, अच्छे अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, ये काम भी एचआर हेड का है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रोल, यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिजाइन करना, कंपेटेंसी मैनेजमेंट को बनाना, करियर प्लानिंग बनाना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इफेक्टिव लीडर, ऑब्वियसली जो एचआर हेड होगा ये इफेक्टिव लीडर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर, एचआर हेड सिर्फ एचआर का काम नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली अपने जो गोल्स ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस के गोल्स ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करेगा, मतलब वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर होगा, एम्प्लॉय चैंपियन और चेंज एजेंट भी होगा। इस तरह से वो एक तरह से बिजनेस पार्टनर भी है। इट इज़ नॉट एचआर हेड, सिर्फ एचआर हेड नहीं होता, वो बिजनेस पार्टनर भी होता है, राइट। ये कुछ रोल परफॉर्म करने चाहिए एचआर हेड ने, ईजी है, राइट।
अब समझते हैं न्यू रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर इन द बैंक। बैंक ने एचआर मैनेजर ने क्या काम करना चाहिए, वो एज अ काउंसलर काम करेगा, जैसे कि कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, कोई इशू है आपका पर्सनल इशू, हेल्थ इशू, मेंटल इशू, एज अ फ्रेंड या करियर आपको करियर एडवाइस करेगा, प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए, मतलब बेसिकली काउंसलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट वो मीडिएटर होता है, मतलब क्या, अगर कोई झगड़ा है इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप में या फिर मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, तो एचआर मैनेजर ऑब्वियसली एज ए मीडिएटर काम करेगा। यूनियन मैटर्स का उसको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए, राइट। उसको पता होना चाहिए कि इशू क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब स्टाफ के जनरल इशू क्या होते हैं, क्यों स्टाफ एंगेजमेंट नहीं बढ़ा रहा है, राइट। सो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में क्या इशू है, बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। चेंज एजेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं, राइट, तो जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, राइट, या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि बैंक मर्जर हुआ, तो एचआर मैनेजर सामने आके उस चेंज को इंप्लीमेंट करने का काम एचआर मैनेजर का होता है। बेसिकली एचआर मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का एजेंट होता है, चेंज एजेंट इंप्लीमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्स, मतलब क्या, ऑब्वियसली आपके पास जितना स्टाफ है उनको प्रॉपर मैनेज करने का काम भी न्यू एचआर मैनेजर ने करना चाहिए, बैंक्स ने, राइट। सो इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट होना चाहिए अक्रॉस द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, राइट। सो बेसिकली ये रोल से एचआर के। अब समझते इजीली, देखो इमेज में आपको बहुत मजा आएगा समझने में। मॉडर्न रोल ऑफ एचआर मैनेजर, वो काउंसलर का काम करना चाहिए, उसने काउंसलिंग का, वो मेडिएटर का काम करेगा, कुछ झगड़ा हुआ तो देखो भाई ऐसा ऐसा करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। वो चेंज एजेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस लाना चाहती है वो चेंज एजेंट का काम करेगा, राइट, मतलब इंप्लीमेंटेशन, चेंज इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। और मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्स, आपके पास जो स्टाफ है उसको मैनेज करने का, कि कहाँ पे किसको पोस्टिंग देनी है वगैरह वगैरह, वो भी काम एचआर मैनेजर ने करना चाहिए। ओके, अब समझते हैं फ्यूचर रोल ऑफ एचआर मैनेजर। आगे आने वाले समय में एचआर मैनेजर क्या काम करेगा बैंक्स में, देखो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है, राइट, ताकि हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर सके। वो एक स्ट्रैटेजिक चेंज एजेंट की तरह काम करना चाहिए, उसने पुश करना चाहिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े, राइट। उसने बिहेवियरल साइंटिस्ट को एंगेज करना है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। मैनेज करना है डाइवर्स वर्कफोर्स, मतलब ऑब्वियसली हमारे बैंक में बहुत सारा वर्कफोर्स है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, उनको मैनेज करना। टैलेंट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, राइट, जैसे कि सक्सेशन प्लानिंग है, कंपिटेंसी मैपिंग एक्सेट्रा। एट्रिशन मैनेजमेंट करना ताकि ज़्यादा लोग छोड़ के ना जाए, ऑर्गेनाइजेशन में वो टिके रहे। और एचआर को हमेशा वर्क प्लेस जो स्ट्रेस है, राइट, सुसाइड हो रहा है आजकल, राइट, उसको भी मैनेज करना, ये फ्यूचर रोल है एचआर मैनेजर का बैंक्स में। ओके, अब समझते हैं इथिकल इशू दे एचआरएम। एचआरएम में क्या इथिकल इशू है, कंपेंसेशन इशू, जैसे कि हो सकता है कि आपको फोर्स करे मैनेजमेंट कि जस्टिफाई करो कि ये जो पॉलिसी हम निकाल रहे हैं, ये जो वैकेंसी है, ये उसको वैकेंसी को ज़्यादा पैकेज देना है, राइट, ये जस्टिफाइंग द हायर सैलरी, हो सकता है एचआर को फोर्स किया जाए। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में तो आईबी स्ट्रक्चर है, तो इथिकल कंसर्न थोड़ा कम है, राइट। इंसेंटिव प्लान, हो सकता है कि एचआर को कंपेल किया जाए, बोला जाए कि भाई मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि ज़्यादा इंसेंटिव एग्जीक्यूटिव को दे दो, राइट। तो ये मतलब इंडिविजुअल मेरिट से भी ज़्यादा पर्स के बारे में हो सकता है, जैसे कि सीईओ को बहुत ज़्यादा, सीईओ को जो हाउसिंग अलाउंस मिलता है वो बहुत ज़्यादा दे दिया, राइट, ये पर्स भी ज़्यादा दे दी, तो ये इथिकल इशू है। परफॉर्मेंस अप्राइजल में हो सकता है कि बायसिंग हो, आपके पहचान वाला है तो उसको ज़्यादा रेटिंग मिले, राइट, ये बायसिंग हो सकती है। डाइवर्सिटी इशू की बात करें तो हो सकता है कि इक्वल ट्रीटमेंट सभी को ना मिले, जैसे कि कोई बैंक है वो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, तो वो रीजन से जो एम्प्लॉयज़ है उनको थोड़ा प्लस पॉइंट मिले, हो सकता है ये डाइवर्सिटी इशू भी हो सकता है, ये इथिकल इशू है। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इशू, इथिकल चैलेंजेस है, पोटेंशियल बायसेस हो सकते हैं। प्रमोशन और रिक्रूटमेंट में हो सकता है जो पहचान वाला है उसको ज़्यादा प्रमोशन मिले, रिक्रूटमेंट में जो आपके सेम एरिया से बिलोंग करता है उसको चांस मिले, या फिर कॉन्फिडेंशियली या फिर प्राइवेसी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एचआर ने एम्प्लॉय प्राइवेसी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि कोई किसी का पर्सनल बिलीफ है, किसी का रिलीजन है, राइट, या फिर कोई क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, ये प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ अगर आरटीआई में है प्रोविजन है तो ही उसको एक्सप्लोज करना है, वरना पर्सनल बिलीफ या फिर अपनी लाइफस्टाइल के बारे में जो आप कर रहे हैं वो एक आपकी प्राइवेसी का पार्ट है, राइट। सो कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेसी एक्सपोज होने का भी इशू हो सकता है। समझते ईजी है। देखो कंपेंसेशन इशू क्या है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में हायर सैलरी देना, पब्लिक सेक्टर बैंक में आईबी सेटलमेंट है। इंसेंटिव प्लान में हो सकता है प्लान डिजाइन करते टाइम ही गड़बड़ किया जाए, या फिर लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है, बोर्ड अप्रूव होता है सब कुछ, राइट। पर्स के बारे में हो सकता है आपको अदर कंट्री में घूमने को मिले क्योंकि आपने ज़्यादा बिजनेस किया, सीईओ को जो होम हाउस है उसको ज़्यादा रेंट बढ़ा के दिखा दिया, उसको बहुत बड़ा घर दे दिया, राइट, हो सकता है इथिकल इशू है। परफॉर्मेंस में हो सकता है कि बायसिंग हो, इथिकल इशू है।
डाइवर्सिटी इशू हो सकता है, आपके जो सेम दिखने वाले सेम रिलीजन वाले लोग हैं उनको क्या मिले, प्रेफरेंस मिले। रिक्रूटमेंट में इथिकल चैलेंजेस हैं, नेपोटिज्म हो सकता है रिक्रूटमेंट में भी, राइट। और कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाना, राइट। सो ये सब इश्यूज हैं, ये जो बेसिकली इथिकल इशू है, राइट। इथिकल इशू नेचर क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश कंपेंसेशन प्लान, परफॉर्मेंस अप्राइजल की, प्राइवेसी इशू है, रिस्ट्रक्चरिंग, ले ऑफ है, एम्प्लॉयमेंट इशू है, सेफ्टी और हेल्थ, या ये रेस डिसेबिलिटी, ये सब क्या है, इथिकल इशू है, ईजी है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये एंड था हमारे चैप्टर का। www.cibexpert.com ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके हमारा व्हाट्सअप आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9316544797। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर को आप नोट कीजिए और व्हाट्सअप नंबर पर हमें आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फुल कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।